सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साइंस विषय का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय असंतुलन। दोस्तों, इस चैप्टर के बाद सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर बचेगा। उस चैप्टर का नाम है ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि। इसके बाद आपका साइंस विषय पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चैप्टर अभी इसका एक वीडियो और आएगा, इसके बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पर्यावरण किसे कहते हैं और पर्यावरणीय असंतुलन क्या होता है, मुख्य रूप से इससे क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण आपको पता है दो शब्दों से मिलकर के बना है, परिधन आवरण से मिलकर के बना हुआ है पर्यावरण शब्द, यानी कि हमारे चारों तरफ का जो वातावरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अब देखिए, पर्यावरण असंतुलन, पर्यावरणीय असंतुलन क्यों उत्पन्न हुआ है, उसका क्या रीजन है, तो पर्यावरण संरक्षण क्या किसे कहते हैं, इन सभी क्वेश्चन का आंसर जब आप पूरा पढ़ेंगे आज यहाँ पर ये वीडियो तो आपको समझ में आएगा। ये पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो दोस्तों, चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं, अपने स्तर से आप पर्यावरण को कैसे संरक्षित करेंगे। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण आप समझ गए कि हमारे आसपास का वातावरण, हमारे चारों तरफ का वातावरण जिससे हम घिरे हुए हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु सभी आते हैं। अब पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य क्या है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य पर्यावरण की सुरक्षा से है। वृक्ष तथा वनस्पतियों का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है, परंतु आज मानव इनके महत्व व उपयोग को न समझते हुए इनकी उपेक्षा कर रहा है। गौण लाभों को महत्व देते हुए इनका लगातार दोहन करता चला जा रहा है। प्राणी अपने जीवन हेतु वनस्पति जगत पर निर्भर है। मनुष्य हवा में उपस्थित ऑक्सीजन को श्वास द्वारा ग्रहण करके जीवित रहता है, जो कि हमें पेड़ पौधों द्वारा ही प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त प्राणियों का जो आहार है वो क्या है, वनस्पति है। वनस्पति ही प्राणियों को पोषण प्रदान करती है, इसलिए मानव जाति के लिए पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे आसपास पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, खासकर पेड़ पौधे और वनस्पतियां, कहीं ना कहीं इन्हीं से हमारा पोषण होता है। इन्हीं से हम, पेड़ पौधों की मदद से ही हम सांस लेते हैं, जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस हमें मिलती है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं पर्यावरण का संरक्षण करना, पेड़ पौधों का संरक्षण करना, पेड़ पौधों को कटने से बचाना, पेड़ पौधे जितना हो सके अधिक से अधिक लगाना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। और इसी प्रकार से हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा करके, उनकी सुरक्षा करके, और कहीं किसी प्रकार से अगर पेड़ के कटने की आवश्यकता रही तो वहां पर हम पेड़ को न कटने दें। तो ये सब चीजें ही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देंगी। और इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि पर्यावरण को हम संरक्षित कैसे करेंगे, यानी कि पर्यावरण को हम कैसे बचाने में मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के उपाय दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए मनोरंजन के साधनों का प्रयोग कम आवाज में किया जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बहुत तेज होने से ध्वनि क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इसको हम जितना हो सके कम से कम ध्वनि का प्रदूषण हमें करना चाहिए। यानी कि अगर कोई चीज कम आवाज में हो जा रही है तो उसे बहुत तेज आवाज में सुनने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद देखिए, पेट्रोल डीजल वाहनों की जगह पर सीएनजी वाहन का उपयोग, यानी कि जितना हो सके कम से कम पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों की जगह पर हम सीएनजी वाहनों का प्रयोग करें। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें, जिससे प्रदूषण बहुत ही कम हो। जब प्रदूषण कम होगा तो हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहेगा और इस तरीके से पर्यावरण भी संरक्षित रहेगा। इसके बाद देखिए, जनसंख्या ही पर्यावरण असंतुलन का मूल कारण है, अतः इसकी वृद्धि पर नियंत्रण रखना चाहिए। जनसंख्या कैसे कारण हुआ, इसको बहुत ही आसान सी भाषा में आप समझिए। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसी तरीके से संसाधनों की आवश्यकता अधिक हो रही है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी दुकानें खुल रही हैं और लोगों को संसाधनों की जरूरत अधिक पड़ रही है, तो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, ठीक है, अधिक से अधिक घर बन रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, कहीं ना कहीं जो कृषि योग्य भूमि है वो कम होती जा रही है, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है और इस तरीके से जो पर्यावरण है वो असंतुलित हो रहा है। तो जनसंख्या पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। जब कम व्यक्ति होंगे तो आवश्यकताएं भी कम होंगी, जब व्यक्ति अधिक होंगे तो आवश्यकताएं भी अधिक होंगी, जिसकी वजह से लगातार पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। तो जब जनसंख्या पर नियंत्रण रहेगा तो कम संख्या में जब लोग रहेंगे तो उन्हें संसाधनों की भी आवश्यकता कम पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए,
इसके अलावा कम क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस छोड़ने वाली एयर कंडीशनर, आपको पता है जो एसी लगा होता है घरों में उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है जो कि बहुत ही जहरीली होती है, तथा अन्य शीतलन उपकरणों का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी कि ऐसे एयर कंडीशनर बनाए जाए जिनसे इस तरीके के खतरनाक गैसों का रिसाव बहुत ही कम हो, और जितना हो सके हम नेचर से जुड़े, यानी कि अधिक से अधिक अगर हो सके तो इन सब चीजों का हम प्रयोग ही ना करें। तो इन सब बातों का ध्यान रख के हम क्या कर सकते हैं, अपने पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रख सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, अनुकूलन किसे कहते हैं, जलीय एवं मरुस्थलीय अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित समझाइए। बहुत ही आसान है दोस्तों। अनुकूलन का मतलब सबसे पहले यहाँ पर आप ये जानिए कि हम किसी भी वातावरण में अपने आप को ढाल लेते हैं, यानी कि अपने आप को हम अगर किसी भी वातावरण में ढाल लेते हैं तो वही क्या हो जाएगा, अनुकूलन हो जाएगा। मतलब जैसे कि जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनका शरीर, उनका जैसे वो जिस तरीके से वो जल में रहते हैं, ठीक है, उनका शरीर उसी तरीके से बना हुआ है। वह उसी के लिए, अगर मछली को पानी में से हम बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वो मर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका शरीर किसके लिए बना है, जल में रहने के लिए बना है। वो जल में रहने के लिए ही अनुकूलित है। यानी कि वह ऐसे जीव जंतु जो उनके जो आसपास का वातावरण जिसमें रहने पर वो कंफर्टेबल होते हैं, यानी कि जिसमें वह आसानी से अपना जीवन जी सकते हैं, वही उनके लिए अनुकूल जगह होती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर बताया गया है जलीय एवं मरुस्थलीय अनुकूलन। आप देखेंगे जल में रहने वाले जीवों की संरचना में और जो मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी संरचना में बहुत ही अंतर होता है। जैसे कि जल में रहने वाले जीव जंतुओं को अलग अलग उनके शरीर के अंग होते हैं, सांस लेने की व्यवस्था। इसके अलावा जो जल में रहने वाली वनस्पतियां हैं वो भी, क्योंकि आपको पता है कि अभी सामान्य रूप से अगर जो वनस्पति स्थल में उग रही है, अगर उसको अचानक से पानी में आप कोशिश करोगे उगाने की तो पानी में जाने पर सड़ जाएगा। लेकिन आप देखोगे जल के अंदर बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो खिले हुए होते हैं, तो वह जल के अनुकूल होते हैं। यहाँ पर यही बताया गया है कि अनुकूलन वह विशिष्ट गुण होता है जो किसी पेड़ पौधे या जंतु को किसी विशेष जगह या निवास में रहने योग्य बनाता है। अतः अनुकूलन किसी पौधे या जंतु का वह विशेष गुण होता है जिसके माध्यम से वे किसी भी वातावरणीय परिवर्तन के अनुसार स्वयं को समायोजित कर लेते हैं। अब जैसे कि मरुस्थलीय पौधे जलीय या पहाड़ी पौधों से अलग होते हैं क्योंकि प्रत्येक प्रकार का पौधा एक अलग वातावरण में अलग प्रकार से विकसित होता है। आप मरुस्थलीय पौधों को देखेंगे तो मरुस्थलीय पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो कटीली होती है क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी होती है, तो उनके पत्ते चौड़े नहीं आपको मिलेंगे, कटीले मिलेंगे, ताकि जो वाष्प है वो कम अवशोषित हो पौधे से या पौधों के पत्तियों से। तो जहां पर पानी की कमी है वहां पर उन पौधों ने अपने आप को इस तरीके से बना लिया है कि कम पानी में भी वो जीवित रह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जलीय या पहाड़ी पौधे जो होते हैं वह भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। यानी कि वह वहीं पर उनका जो अनुकूलन होता है वह उसी जल के लिए ही बना होता है, यानी कि वह जल में रह करके ही अपना अनुकूलन कर सकते हैं। इसी प्रकार पहाड़ी पौधे होते हैं जो कि पहाड़ में अच्छे से अनुकूलन करने के लिए बने होते हैं। दोस्तों इस तरीके से अलग अलग वातावरण में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं और वह उसी निवास स्थान के लिए वह उनका अनुकूलन होता है, यानी कि वह आसानी से उस निवास स्थान में रह सकते हैं जिसके लिए वह बने हैं। अब देखिए जलीय अनुकूलन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखिए तो जलीय एवं मरुस्थलीय अनुकूलन पूछा गया, तो जल में रहने वाले जीव जंतु अपना अनुकूलन कैसे करते हैं और जो मरुस्थल में रहने वाले हैं वो कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जल में रहने वाले जीव जंतुओं का देखेंगे। तो जल में रहने वाले या वास करने वाले जीवों को जलीय जीव कहते हैं। यहीं पर ये जीव अपनी संपूर्ण क्रियाएं संपादित करते हैं। स्थलीय वास स्थानों की अपेक्षा जलीय वास स्थान का स्थायित्व अधिक होता है। जलीय वास स्थानों को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। सबसे पहले मृदु जलीय वास स्थान, यानी कि इसमें पाए जाने वाले पौधों में जलकुंभी, कमल, सिंघाड़ा, हाइड्रेला, पिस्टिया तथा पोटेमोजिटान जैसे विकसित पौधे तथा शैवाल आते हैं। ये सभी चीजें आपने देखी भी होंगी, ये पौधे आपने देखे भी होंगे। तो ये सब मृद जलीय वास स्थान में, यानी कि जो जलकुंभी होता है, कमल होता है, सिंघाड़ा होता है, हाइड्रेला, ये सब मृदु जल में निवास करते हैं। ठीक है, तालाबों में आप देखेंगे ये पाए जाते हैं। अब समुद्री, यानी कि समुद्र में कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं,
तो इसमें सभी जीव तथा पौधे आते हैं जो लवणी जल में रहते हैं। इनमें आने वाली प्रजातियां शैवाल तथा क्रस्टेशिया की अधिकांश प्रजातियां केकड़ा, झींगा, लोबस्टर आदि आती हैं। अब देखिए मरुस्थलीय अनुकूलन क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया अभी कि मरुस्थल में तापमान बहुत ही शुष्क होता है, या फिर ये कहिए बहुत गर्मी होती है वहां पर, तो पानी की कमी होती है। तो ऐसे स्थानों पर जो उगने वाले पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां कटीली होती हैं और उन पत्तियों में रत्न भी पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर मरुस्थल का तापमान शुष्क व गर्म होता है। मरुस्थल में पानी की कमी होने से वहां की जलवायु शुष्क होती है। ऐसे स्थानों पर उगने वाले पौधों की पत्तियां सल्क व सूलों में परिवर्तित हो जाती हैं। पत्तियों में रत्न भी पाए जाते हैं, जैसे कि नागफनी, साइकस, चीड़, बबूल, यक्का आदि। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए पर्यावरणीय असंतुलन किसे कहते हैं। इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस प्रकृति के समस्त अवयवों में सामंजस्य बना हुआ है कि पर्यावरण का संतुलन किस प्रकार किया जाए। दिन प्रतिदिन हो रहे मानवीय प्रदूषण से महामारी, तूफान, अतिवृष्टि, कड़ाके की ठंड तथा शरीर को झुलसा देने वाली भीषण गर्मी एवं मौसम में होने वाले परिवर्तन हो रहे हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि पर्यावरण असंतुलन की स्थिति में है। बहुत तेजी से बढ़ने वाली जनसंख्या, पेट्रोल डीजल के वाहनों का अत्यधिक प्रयोग, इसके अलावा लगातार पेड़ों का कटना, इन्वायरमेंट का प्रदूषित होना ही पर्यावरण असंतुलन है। यानी कि जितनी भी चीजें कहीं ना कहीं मानव के द्वारा की जा रही हैं जो पर्यावरण को असंतुलित कर रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। महामारी, तूफान, अतिवृष्टि, कड़ाके की ठंड, शरीर को झुलसा देने वाली भीषण गर्मी भी हो रही है। तो यह सब पर्यावरण असंतुलन के ही कारण है, और इसको अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा करके और जितना हो सके हम पर्यावरण को कम दूषित करें या कम प्रदूषित करें, तो तभी हम पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं, वरना पर्यावरण धीरे धीरे असंतुलित ही रहेगा अगर हमने कोई कदम नहीं उठाया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम पर्यावरण किसे कहते हैं और पर्यावरण असंतुलन क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना आप लोग मत भूलिएगा। यहाँ आपको आई बटन पर क्लिक करके सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। फर्स्ट पेपर पूरा खत्म हो गया, सेकंड पेपर पूरा खत्म हो गया है और आपके सभी विषयों को हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप चैनल से इसी बने रहेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।